नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का के न्यूज पर हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। आज बात होगी अपराध की, अपराधियों की, और इन अपराधियों को पकड़ने में, इन अपराध से निपटने में कितने सक्षम है हमारी सरकार, हमारा पुलिस प्रशासन इस पर। क्योंकि जब तक एक सुरक्षित समाज नहीं बनता है, जब तक आम जनता को सुरक्षा का माहौल नहीं मिलता है, तब तक एक सभ्य समाज बनने की जो मूलभूत जरूरत है वो ही पूरी नहीं हो पाती। पूर्वांचल का कुख्यात डॉन टर्न पॉलिटिशियन मुख्तार अंसारी 2 साल 2 महीने बाद पंजाब से वापस उत्तर प्रदेश लाने के लिए प्रदेश की पुलिस रवाना हो चुकी है। लेकिन बात यहाँ पे क्या कही जाए कि क्या ये पुलिस के इतने बड़े और इतने अथक प्रयासों का नतीजा है, या फिर ये सफलता बहुत देर से मिली। आखिर उन अपराधियों पर जिनके अपराधों की फहरिस्त बहुत लंबी है, उन तक पहुंचने में पुलिस प्रशासन के हाथ छोटे क्यों पड़ जाते हैं, इतना वक्त क्यों लग जाता है। और यही हमारा आज का चर्चा का विषय भी है दर्शकों, डॉन रिटर्न्स। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ब्रजेश सिंह, उन बहुत सारे नामों में से वो चंद नाम जो अपराध की दुनिया में खूब चमके, इतना चमके कि इनके किस्से मशहूर हो गए। किडनैपिंग, मर्डर, धमकाना और वो सारी चीज़ें जो कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। आम आदमी जिनका नाम सुन के थर थर कांपे, ऐसे अपराधियों का पूरा सिंडिकेट उत्तर प्रदेश में। बात मुख्तार अंसारी की करें, जिसकी चर्चा इस वजह से है क्योंकि उसे पंजाब से अब उत्तर प्रदेश वापस लाया जा रहा है। लेकिन इस पर हमारे पुलिस प्रशासन, हमारी सरकार, उनसे ये सवाल पूछना बनता है कि क्या इतनी जद्दोजहद के बाद, जिसके लिए मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया, सिर्फ प्रदेश में लाना भर ही काफ़ी है? क्या मुख्तार अंसारी के प्रदेश में वापस आने से उन सारे लोगों को न्याय मिल जाएगा जिनके खिलाफ अपराध हुए थे? क्या अपराध होने खत्म हो जाएंगे? क्या ये पुलिस के प्रयास हैं, या फिर ये प्रयास, इनमें सफलता बहुत ही ज़्यादा देर से मिली है? इतना लंबा वक्त क्यों लग गया? चर्चा करेंगे इन सभी विषयों पर हम। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी विशेष रिपोर्ट। गैंगस्टर और मऊ से बीएसपी के विधायक मुख्तार अंसारी की उत्तर प्रदेश वापसी होने वाली है। मुख्तार को पंजाब की रोपड़ जेल से लाने के लिए टीम रवाना हो गई है। सोमवार सुबह सुबह बांदा पुलिस लाइन में फोर्स को एकत्रित किया गया। पुलिस के जवानों के साथ एक बटालियन पीएसी भी रोपड़ भेजी गई है। पूरे मिशन को लेकर उच्च अधिकारियों द्वारा गोपनीयता बरती जा रही है। बता दें कि मुख्तार अंसारी को लेकर पंजाब और यूपी पुलिस में तकरार काफी बढ़ गई थी। मुख्तार 24 जनवरी 2019 से रोपड़ जेल में बंद है और इसके चलते यूपी में कई केस रुके हुए हैं। वहीं अंसारी कभी बीमारी का बहाना करके तो कभी कुछ और दांव पेच लगाकर पिछले 2 सालों में 54 बार कोर्ट से तारीख पर तारीख ले चुका है। तो कभी बीमारी का बहाना करके तो कभी कोई और दांव पेश खेल के मुख्तार अंसारी हमेशा ही कोर्ट में अपनी तारीखों से बचता रहा। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश से पंजाब तक पहुँच गया और वहाँ पर 2 साल 2 महीने बाद अब वापसी की उम्मीदें जगी हैं। लेकिन उसके आगे क्या? ये सिर्फ प्रदेश वापसी है। सही न्याय तो तब मिलेगा जब अपराधी को उसके अपराध के लिए पूरी सजा दे दी जाए। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या हमारा लचर ढीला पुलिस का रवैया? क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी? आखिर क्यों कुछ अपराधी इतना बड़ा नाम बन जाते हैं कि फिर वो पुलिस प्रशासन की पहुंच से ही बाहर हो जाते हैं? फिर उनको पकड़ने के लिए इतनी लंबी जद्दोजहद करनी पड़ती है कि वो इतिहास में दर्ज हो जाती है। आखिर क्यों मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे नाम, इनका सिंडिकेट इतना बड़ा होता जाता है कि वो सिंडिकेट एक पैरेलल सरकार चलाने लगता है, वो चुनौती देने लगता है हमारे पुलिस प्रशासन को। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इन सब चीज़ों से निपटना। ऐसे में आज की हमारी चर्चा मुख्तार अंसारी पर फोकस्ड रहेगी। मुख्तार अंसारी, जिसको बड़ी जद्दोजहद के बाद वापस लाया जा रहा है। बहुत ही शान के साथ ये बात कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो टीमें हैं वो रवाना हो चुकी हैं और वो
वापस पंजाब से रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश ले आएंगी और फिर यहाँ पर उस पर जो तमाम केसेस चल रहे हैं उनकी जो वापस से फाइलें हैं वो खुलेंगी, उन केसेस की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये, इतना लंबा वक्त आखिर क्यों लगा, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर कोई गैंगस्टर इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा सिंडिकेट कैसे बन जाते हैं। तो आइए बिना देर किए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से हरीश श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारी इस खास चर्चा में। हमारे साथ ओपी सागर जी जुड़े हुए हैं, एक्स आईपीएस हैं। ओपी सागर सर, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। और कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ अभिषेक बाजपेयी जी जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। शुरुआत हरीश जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी। आप तक मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है? तो हरीश जी, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? बिल्कुल पहुंच रही। आपकी आवाज मुझे हरीश जी, मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश पुलिस पंजाब से वापस लेकर के आ रही है। निश्चित तौर पर इस वक्त तो इसे हम सफलता ही कहेंगे, लेकिन क्या ये सफलता बहुत देर से नहीं मिली? क्या अपने पड़ोसी राज्य उससे वापस अपने ही अपराधी को लाने में 2 साल 2 महीने का वक्त लग जाता है, और वो भी अभी सिर्फ वापस लाया जा रहा है। उसके जो अपराध हैं उनकी फहरिस्त तो अभी खुलेगी, उसमें भी और कितना लंबा वक्त लगेगा, कितना और धैर्य रखना पड़ेगा जनता को। आखिर क्यों इतना लंबा वक्त लग जाता है इन सारी प्रक्रियाओं में? देखिए, जैसा आपको सारी चीजें आपको जानकारी है ही कि किस तरह से पंजाब सरकार लगातार मुख्तार अंसारी के संरक्षण में खड़ी रही और बार बार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये अनुरोध करने के बावजूद भी उसको स्वास्थ्य का बहाना लेके किसी न किसी रूप में वो टाल मटोल करते रहे कि ताकि उसको वो रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश न भेजा जा सके। इसको लेके लगातार पंजाब सरकार का यही प्रयास रहा। अल्टीमेटली उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट में भी पंजाब सरकार ने वकील खड़ा किया, उसके स्वास्थ्य को लेकर के एफिडेविट दिए, तरह तरह के उन्होंने, तब भी वहां भी पूरी फितरत उन्होंने की और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद परिस्थिति बनी कि उसे उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। और जो भी इनके ऊपर 3-4 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं जैसा जानकारी में आया है। अब उन मुकदमों की उत्तर प्रदेश लाने के बाद उस पे ट्रायल की कार्रवाई होगी। और रहा सवाल इसका कि ये न्यायालयी प्रक्रिया होता है, न्यायालय ये निर्णय करता है किसी के ऊपर जो अपराधी है, जो उनके ऊपर आरोप है, वो एक न्यायालय प्रक्रिया के तहत फिर उस पर निर्णय होते, उसमें सरकार का कोई हाथ नहीं होता। सरकार का काम है कि उस ये जो न्यायालय की जो कार्रवाई है वो समुचित ढंग से चले और उसमें जो पुलिस। ठीक है, लेकिन सर इस सारी कार्रवाइयों में इतना लंबा वक्त बीत गया, यहाँ पर वक्त ही सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जो अपराधी है वो जेल से रहकर भी अपना सिंडिकेट चलाता रहता है, इतना मजबूत हो जाता है वो अपराधी। हमारे साथ ओपी सागर सर जुड़े हुए हैं, उनसे मैं सवाल पूछती हूँ। हरीश जी, दोबारा आऊंगी आपके पास। ओपी सागर सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ओपी सागर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आ रही है मेरे जी सर, बड़ा सवाल यहाँ पे, आपने एक लंबा वक्त पुलिस सेवा में गुजारा है, 30 साल से ज्यादा मुख्तार अंसारी, उसका एक बड़ा सिंडिकेट, धीरे धीरे वो नाम बहुत बड़ा बन जाता है। 2 साल की जद्दोजहद होती है उसको उत्तर प्रदेश वापस लाने में। सिर्फ वापस लाने में, अभी भी उसके आगे की प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई है, हम तो अभी वापसी का ही इंतजार कर रहे हैं। तो आखिर इतनी देर क्यों? और क्या मुख्तार अंसारी के वापस आने से क्या अपराध खत्म हो जाएंगे, सिंडिकेट खत्म हो जाएगा? देखिए, केस तो खत्म नहीं हो जाएगा। केस कैसे खत्म हो जाएगा? केस चले जी कोर्ट में चलेगा, पंजाब की कोर्ट में चलेगा, पंजाब के कोर्ट के हिसाब से यहाँ चलेगा। तो यहाँ जो मुकदमे हैं, एक मुकदमा थोड़ी, ये कई मुकदमे हैं। उन मुकदमों में अलग अलग तारीखें लगेगी, अलग अलग गवाह या जो भी कार्रवाई होगी। जरूरी है कि हर केस में गवाही चल रही हो। कुछ केस में चार्ज फ्रेम होगा, कुछ केस में क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, किस केस है और लेकिन मेरा ये है ना कि बहुत सारे मुलजिम नहीं आ पा रहे हैं,
जो है वो वाले मोदी नहीं आ रहे हैं इंग्लैंड से, तो ये सब चीजें जो है ना, अब वहां एक दूसरे कोर्ट में क्या होता है, जैसे पंजाब में था, पंजाब वाले बार बार जो प्ली ले रहे थे वो ये ले रहे थे कि हमारा मुकदमा जब खत्म हो जाएगा तब हम ट्रांसफर करेंगे। तो ये अमूमन इस तरीके की हरकतें की जाती हैं एक जिले से दूसरे जिले में मुलजिम ट्रांसफर होने के लिए। यूपी के अंदर भी अगर कोई जिले में अगर एक जिले से दूसरे जिले, तो वो दूसरा पहला जिला ये बोलता है कि जहाँ कैदी होता है जेल में, कह रहा हमारा मुकदमा खत्म हो जाने दो वरना ये चला जाएगा, फिर पता नहीं कितने दिन बाद आएगा। इस वजह से वो कहते हैं हमारे यहाँ का काम खत्म हो जाए। ठीक है सर, आप मुकदमों की बात करते हैं, कोर्ट की बात करते हैं ओपी सागर सर, लेकिन आंकड़े तो ये कहते हैं कि पंजाब में 2 साल में 54 बार उसने कोर्ट से तारीख पर तारीख ली। 2 साल में 54 बार का मतलब आंकड़ों के हिसाब से लगभग हर 15 दिन पे उसने तारीख ले ली, कभी बीमारी का बहाना करके, कभी और कोई दांव पेच लगा करके। अगर इतना किसी का रसूख है तो आखिर कब तक इंतजार किया जाए? क्या इसी इंतजार में आप ये नहीं कहते कि मुख्तार अंसारी की उम्र खुद ही सीनियर सिटीजन की हो गई? तो सही बात है ऐश्वर्या जी, यहाँ के मुकदमे में तो देखिए ऐसा नहीं है। यूपी के जो मुकदमे हैं जो 10-10 साल से वहां भी ऐसे ही तारीखें पड़ रही हैं, कहीं कहीं लंबी तारीख दे देते हैं, कहीं जो है छोटी तारीख पे तारीख यहाँ भी पड़ रही हैं, कोई निर्णय पे नहीं पहुंचे हैं। बहुत कम केसेस अभी तक निर्णित हुए हैं, लेकिन अब हम क्या कहें, ये तो अब जुडिशरी के ऊपर कमेंट करना तो संभव नहीं है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। लेकिन इस तरीके की बातें माननीय अदालतों को देखना चाहिए कि कौन से ऐसे केसेस हैं जो लंबे समय से पेंडिंग है। देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनका भी हमेशा नजरिया रहता है कि जल्दी जल्दी केसेस निपटाए, लेकिन ऐसे केसेस क्यों पड़े रहते हैं। यहाँ ये जो चेकबुक बाउंस के केसेस 4 साल तो एक मैंने डाला हुआ है यही गाजियाबाद में, 4 साल हो गए, कुछ नहीं हो रहा, तारीखें भी नहीं पड़ रही हैं, ऐसे ही 2-3 महीने की डेट लगा देते हैं। जब न्याय मिलेगा नहीं तो फिर न्याय व्यवस्था पे भी जो है हमेशा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ये मेरा कहना ये है कि बिल्कुल ये एक बड़े अपराधी से निपटना बहुत जरूरी है ताकि जनता के मन में विश्वास जागे, पुलिस प्रशासन के प्रति भी और सरकार के प्रति भी। हमारे साथ अभिषेक बाजपेयी जी जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, मुख्तार अंसारी को वापस उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है पंजाब से, क्या कहेंगे इससे आप? इतनी जद्दोजहद के बाद पुलिस को सफलता मिली या फिर 2 साल में सिर्फ इतनी ही सफलता मिली कि हम पंजाब से उत्तर प्रदेश ला पाए? देखिए ऐश्वर्या जी, पहले भी आप देखिए, अगर पंजाब सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसमें आप देखिए कि मेडिकल ग्राउंड पे ही उसको हस्तांतरण किया जा रहा है और वो यहाँ पे ला करके उसकी भी जांच की जाएगी, ये साफ साफ लिखा हुआ है। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी चीज, वो कौन लोग हैं जो मुख्तार अंसारी को बचाना चाह रहे हैं? वो कौन लोग हैं? समर्थन आप लेते हैं मुख्तार अंसारी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार देख लीजिए, या फिर आप मुलायम सिंह यादव जी की सरकार देख लीजिए, मायावती जी की सरकार देख लीजिए, आप अखिलेश यादव जी की सरकार देख लीजिए। हमारी तो सरकार नहीं ना, हम क्यों बचाएंगे भाई उनको? आप देखिए उसके हथियारों का नवीनीकरण 2 साल में किस तरीके से हुआ, आपने उस पर जांच क्यों नहीं बैठाई? सॉलिसिटर जनरल ने किस हिसाब से उसकी पैरवी की कि सुप्रीम कोर्ट की आप सीबीआई कोर्ट से वो बाइज्जत बरी हो गया जी। किस तरीके से बरी हो गया, ये तो आपको सोचना चाहिए। आप देखिए अलका राय जी ने कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर उस समय प्रश्न चिन्ह उठाया था। 2 साल से सरकार इनकी थी, ये तो इनको देखना पड़ेगा ना। और जो एम्बुलेंस में जो जांच हुई उसमें नेता किस पार्टी की थी, महिला नेत्री किस पार्टी की थी? हमारी पार्टी की तो नहीं है ना। तो जवाब इनको चाहिए। ये तो देखिए अब परेशानी ये है कि अब चुनाव आ चुका है, पंचायत चुनाव आ चुका है, 2022 का चुनाव आने वाला है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी वो ऐसा ही दिखाएगी कि सारी चीज जो है वो कांग्रेस पार्टी ने की है। तो उसको आखिर वोट का ध्रुवीकरण भी तो करना है, अपनी छवि साफ सुथरी भी तो करनी है। जो 4 सालों में सरकार ने काम नहीं किया है तो उसको आखिर कैसे दिखाएगी? भारतीय जनता पार्टी आज के समय में
वो अपराधियों का संरक्षण प्रदान कर रही है। आप चाहे प्रतापगढ़ की घटना ले लीजिए, चाहे आप गोंडा की घटना ले लीजिए, चाहे आप ललितपुर की घटना ले लीजिए, साथ ही साथ मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि शराब माफिया के साथ इन लोगों के अच्छे संबंध हैं, जिसकी वजह से उन कार्रवाई नहीं हो पाती है। कार्रवाई के नाम पे लीपापोती होती रहती है। आखिर ऐसा क्यों? साथ क्योंकि जो माफिया इनके संरक्षण में आ जाते हैं, उनके ऊपर ये मां गंगा का जल डाल करके पवित्र कर देते हैं। तो दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी बहुत सारे सवाल हैं। हरीश जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी ये बात करने के लिए कि 2 साल 2 महीने का वक्त लग गया सरकार को। इच्छा शक्ति सरकार इतनी जगाती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है, तमाम एनकाउंटर किए जाते हैं, लेकिन जो सबसे बड़े नाम है उनको लाने में 2 साल जितना लंबा वक्त लग जाता है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूँ और मेरे माँ बाबूजी काफ़ी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन जरूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक ज़रूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। हम बात कर रहे हैं पूर्वांचल के कुख्यात डॉन टर्न पॉलिटिशियन मुख्तार अंसारी की, जिसको लेने के लिए यूपी पुलिस की टीमें रवाना हो चुकी हैं। उसे पंजाब से अब उत्तर प्रदेश लाया जाएगा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हरीश रावत जी, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि आप ही से सवाल पूछूंगी, एक बार फिर आपके पास। 4 साल से ज्यादा सरकार को हो गए हैं। शुरुआत से ही सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की रही है कि हम अपराधियों को खत्म कर देंगे, लेकिन जब बात बड़े अपराधियों की आती है, वो अपराधी जिन पर हाथ डालने में पुलिस तक डरती है, वो अपराधी जिनका नाम ही उनके आपराधिक इतिहास का पर्याय बन जाता है, वो अपराधी आप ही की सरकार में पंजाब में किसी केस में ट्रांसफर हो जाते हैं और अब उनको वापस लाने में 2 साल से ज्यादा का वक्त लग जाता है। क्या कहेंगे? मानते हैं कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी रह गई कि इतने प्रयास किए गए फिर भी 2 साल से ज्यादा का वक्त लग गया? देखिए, ये आदरणीय योगी जी की सरकार की इच्छा शक्ति ही है कि मुख्तार अंसारी को वापस उत्तर प्रदेश की जेल ले आया जा रहा है। और जो अभियोजन है उत्तर प्रदेश का,
वो उसी के कारण ये जो अपराधियों के खिलाफ, जो लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ये योगी सरकार की अपराध पे जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण ही है। नहीं तो आपने देखा कि किस तरह से पंजाब की कांग्रेस सरकार पूरी तरह बेनकाब हो गई है अपराधी के संरक्षण में। पूरी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार, मतलब एक प्राइवेट, वो अपनी जेल में अपनी प्राइवेट रहते हुए पंजाब में भी अपनी प्राइवेट एम्बुलेंस चला रहा था। ये स्थिति है कि ये लोग अपना साम्राज्य चलाने के लिए पूरी सिस्टम को हाईजैक कर लेते हैं। जब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी जैसे लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। वो उसकी बीमारी की सबसे ज्यादा कैप्टन अमरिंदर को चिंता थी। और आप देखिए कि जब जेल में ट्रांसफर की बात आई तो भी वहां के से जो पत्र लिखा गया उसमें भी उसकी स्वास्थ्य को लेकर के बड़ी चिंता व्यक्त की गई है। जबकि मेडिकल जो बोर्ड बैठा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने और जो बाकी लोगों ने के आदेश पे, उसमें कहीं किसी तरह की कोई समस्या नहीं निकली। लेकिन ये टाल मटोल किस तरह से पंजाब की सरकार और 60 दफा उत्तर प्रदेश की सरकार ने अप्रोच किया, और जब वो अल्टीमेटली लगा सरकार को कि आदेश की कॉपी, हरिचंद जी आदेश की कॉपी आपको देखनी चाहिए। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया हुआ कि उत्तर प्रदेश में जाकर के उसकी जांच होगी। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, अगर आप ये बताते तो अगर आप ये बताते साथ में कि कैसे वो अपनी विधानसभा अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी से आता था, जिस गाड़ी का आप जिक्र कर रहे हैं, तो बड़ी प्रसन्नता होती। लेकिन आप लोगों की नियत ही यही है। आप लोगों की नियत ही साफ नहीं रहती है। तो आप जनता को साफ सुथरी बातें बताएं कैसे कि विधानसभा में कैसे वो आता था। सरकार किसकी थी आपको बताना चाहिए। कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, इन दलों को अपराधियों का संरक्षण। पीड़ितों की बात कर रहे हैं, लखीमपुर की घटना पे क्यों नहीं आपने बोला? जब एक विधायक ने थाने के ऊपर हमला करके अपने बच्चे को वो छुड़ा ले गया, तब क्यों नहीं बात किया आपने? बुंदेलखंड में एक छोटी बच्ची का रेप हो जाता है, उसके बारे में आप बात नहीं करना चाहते हैं? ठीक है हरीश जी, लेकिन एक बड़ी जो बात है वो ये भी है कि मुख्तार अंसारी जहां से विधायक है मऊ, वो तो उत्तर प्रदेश में ही है। कहां से वो अपनी सत्ता चला रहा है? अगर आप इस चीज का हवाला देते हैं कि वो पंजाब में है, तो भी उसका जो पूरा सिंडिकेट, पूरा जिसका कारोबार है, वो तो उत्तर प्रदेश में ही चल रहा है। उस पर लगाम क्यों नहीं कसती है? उसके संरक्षण में सपा सरकार खड़ी रही। इसके आप बैकग्राउंड में जाइएगा तो जो सरकारें इसकी पूरी मदद में खड़ी रही, उसका भी आपको पता लगेगा। जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तब से माफिया तंत्र को तोड़ने का काम योगी सरकार ने किया है। और यही कारण है कि आज जो है माफिया राज पूरी तरह से नेस्तनाबूद हुआ है उत्तर प्रदेश में, वो योगी सरकार की अपराध पे जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण ही है। अन्यथा कुछ सरकारों की तो यूएसपी ही रही, कुछ पार्टियों की का बैसिस ही रहा कि अपराधियों को संरक्षण करें। जितने उत्तर प्रदेश भर के माफिया थे वो उन पार्टियों के बड़े बड़े नेता बन गए। तो ये उन राजनीतिक दलों के लिए आत्मचिंतन की बात है कि जो पीड़ित है उसको न्याय मिलना चाहिए, न कि वो अपराधियों के साथ खड़े हो। ठीक है, आपने कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति पे शुरुआत से काम किया। इसी चीज को मैं ओपी सागर जी से पूछती हूँ। ओपी सागर सर, आपको लगता है कि सरकार अगर ये कहती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पे हम काम करते हैं, तमाम अपराध कम हो रहे हैं, जो कि सरकार कहती है लेकिन आंकड़ों में नजर नहीं आते, ऐसे में मुख्तार अंसारी जैसे बड़े अपराधी को जब उत्तर प्रदेश में लाया जाएगा तो अब कितनी संभावना है कि यहाँ पर न्याय मिलेगा, या फिर तारीख पे तारीख और एक लंबा प्रोसीजर फिर से खींचेगा? ऐश्वर्या जी, देखिए न्यायिक प्रक्रिया बड़ी जटिल होती है, इसीलिए इसका फायदा खासकर अपराधीगण जो एक्यूज्ड होता है, जिसपे कि मुकदमा लगाया जाता है, वो जो है कोई ना कोई बहाना करके बच जाता है। ये बच का मतलब अपना टालता रहता है। 2 साल से पहले के जो मुकदमे हैं, क्या आप परीक्षण कराएंगे 2 साल से पहले के मुख्तार अंसारी पे जो केसेस हैं, क्या सारे केसेस खत्म हो गए हैं? तो पहले के केसेस भी तो हैं, और वो भी 8-8, 10-10 साल से चल रहे हैं, इसी यूपी में चल रहे हैं, यूपी की अदालतें उन्हें देख रही हैं। तो वो क्या आप क्या कहेंगी? देखिए ये एक न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें अब पंजाब वाले
थोड़ा बहुत शेल्टर दे रहे होंगे, थोड़ा बहुत जो है वहां का कोर्ट चाह रही होगी, लालच होगा कि हमारे यहाँ खत्म कर दे, हमारे यहाँ नहीं तो पेट रहेगी। ये एक जी स्वाभाविक लालच है कोर्ट्स का कि हमारे यहाँ का केस खत्म हो जाए तभी हम मुल्जिम ट्रांसफर करेंगे, वरना वहां से तो ये आएगा नहीं। ये इसी वजह से बहुत जगह ये बात आती रही है और हमेशा ये चलती रही है, तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ आ गए हैं, अब यहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगाया गया है और जो है इनके सारे मुकदमे जल्दी जल्दी लगाए जाए। चलिए उम्मीद यही करते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये सारे केसेस चले और जल्द से जल्द जनता है इसको न्याय मिले। अभिषेक जी आप कुछ कह रहे थे। देखिए अभी हरिश्चंद्र जी कह रहे थे, अपराधियों की बात कर रहे थे। लखीमपुर की घटना आपको याद होगी कि कैसे इनके विधायक ने थाने के ऊपर हमला करके अपने बेटे को छुड़ा ले गए थे। उसके बारे में अगर बताते तो क्या कार्रवाई हुई, हरिश्चंद्र जी को बताना चाहिए था। बलिया की घटना बतानी चाहिए थी, शराब माफियों के साथ क्या साठगांठ है इसके साथ बताना चाहिए था। चुनाव में सिर्फ आप एक स्टंट मत कीजिए, जनता के लिए क्या काम किया है आपको उसको दिखाना चाहिए था। आप अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं तो भाई है भाई, आप भाई लीजिए, लेकिन आपको आप आईने में अपनी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, आप आईने में से धूल साफ नहीं करना चाहते हैं, अपने चेहरे की धूल साफ करते रहिए। अब 2022 में माननीय प्रियंका गांधी जी की अगुवाई में और अजय कुमार लल्लू जी की अगुवाई में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, तब इस बात की जांच हम करेंगे कि वो कौन लोग थे। 2022 में जब हम सरकार बनाएंगे तो इस बात की जांच करवाएंगे कि वो कौन लोग थे जो मुख्तार अंसारी को बचाना चाह रहे थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सरकार चाहे जो भी आए लेकिन अपराधियों पर लगाम जरूर कसे, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी अपराध को खत्म करना ही है एक स्वस्थ समाज के लिए। बहुत धन्यवाद ओपी सागर सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। हरीश जी आपका भी बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ दर्शकों फिलहाल हमारी ये खास चर्चा यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन इस चर्चा के पीछे जो विषय हमने लिया था वो बहुत लंबा है। विषय ये कि तमाम ऐसे अपराधी जो इतना बड़ा नाम बन जाते हैं कि जिनका सिर्फ नाम लेने भर से उनके आपराधिक रिकॉर्ड की बातें सामने आ जाती हैं, ऐसे अपराधियों पर, ऐसे बड़े सिंडिकेट्स पर लगाम कब कसेगी? एक नहीं, ऐसे कई नाम। फिलहाल इस चर्चा से मुझे इजाजत दीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए के न्यूज़ के साथ बने रहिए। धन्यवाद।